हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम जनसंख्या से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि कैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित किया जाता है। हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण, समस्या और समाधान आदि की चर्चा कर ली थी। हमने एक पॉइंट देखा था उसके अंतर्गत पिछले वीडियोस में कि हमारे पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण असमान है। बिल्कुल, आज इसी बात को थोड़ा विस्तार से और चर्चा कर लेते हैं। आज अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी की विभिन्न रूपों में या पृथ्वी के क्षेत्रफल को अगर देखा जाए तो कुछ भाग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से निर्जन है। लगभग विश्व का 2/3 भाग निर्जन आता है, जहां मानव निवास नहीं करता। सोचिए, इतना बड़ा हिस्सा जहां पर मानव निवास नहीं कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो विश्व की 85% आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। यह विशेष चीज है और बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत लास्ट ईयर ये 1 नंबर का प्रश्न आ भी चुका था कि विश्व की 85% आबादी किस गोलार्ध में निवास करती है। तो विश्व की 85% आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध ये ग्लोब है, इसका ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध यानी गोला प्लस अर्ध, गोले का आधा। संपूर्ण गोला, उसका आधा, ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा। विश्व की लगभग 85% आबादी जो इन्हीं क्षेत्रों में। कारण है, यहां पर विश्व के वो देश आ रहे हैं जो विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी को समेटे हुए हैं। हम बात करें भारत की, वो इसी क्षेत्र में है। बात करें चीन की, वो भी इसी क्षेत्र में। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, कहने का आशय कि एक बहुत बड़ी आबादी को समेटे हुए ये क्षेत्र। इसका एक कारण भी है। इसका कारण है कि ये जो हिस्सा है वो स्थल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है वो जलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है, जबकि इस क्षेत्र पर स्थल भाग की अधिकता है। तो ऐसे में विश्व की 85% से जो ज्यादा आबादी है वो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत निवास करती है। यानी शॉर्टली अगर कहा जाए तो जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। इसके अलावा देखा जाए तो विश्व की काफी बड़ी आबादी समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत, ये तो सिर्फ भारत की स्थिति बताई है। इसके अलावा तमाम देश हैं जिनके समुद्र तटीय क्षेत्रों पर विश्व की आबादी निवास करती है ज्यादातर। इसके अलावा 500 मीटर की ऊंचाई तक, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। कारण है, ये जो क्षेत्र आता है वो मैदानी क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। और हम ये जानते हैं कि जनसंख्या को निवास करने के लिए, व्यक्ति को निवास करने के लिए पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा उपयुक्त जो क्षेत्र होता है वो मैदानी क्षेत्र ही होता है। इसलिए विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी या विश्व की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मैदानी क्षेत्रों में निवास करता है।
तो शॉर्टली अगर इस बात को कहें कि जनसंख्या का वितरण जो है असमान है, क्योंकि एक बात मैं पहले भी आपसे बोल चुका था, एक भूगोलवेता रहे थे जॉर्ज बी क्रेसी, उन्होंने एक बात कही थी कि विश्व के कम क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या और अधिक क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। इसके अलावा आज जो महत्वपूर्ण बात पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक जो है वो तो खाली परिचय के रूप में था, वो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का सीधे ये प्रश्न आता है। कई बार की एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। हो सकता है कि पुनः इसको आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ये एक सिद्धांत है जो बताता है कि भविष्य के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। किसी देश की भावी जनसंख्या अर्थात भविष्य के अंतर्गत जनसंख्या की क्या स्थिति रहेगी, ये जानकारी दर्शाने वाला, बताने वाला जो सिद्धांत है वो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि कैसे जनसंख्या बढ़ती है और अंततः बढ़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह नष्ट हो जाती है और पूरी तरह समाप्त। ये उसी तरह जैसे प्रकृति के अंतर्गत भौतिक नियमों में नदी की यदि हम बात करें तो जिस तरह नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। नदी का उद्गम होता है, नदी अपने चरम पर होती है और अंततः सागरों से मिलने से पहले नदी के वेग में कमी आ जाती है और नदी क्षीण होती चली जाती है। यहां नदी की ही बात क्यों करें, यदि हम मनुष्य की बात भी करें तो मनुष्य के अंतर्गत भी बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। जैसे एक बालक का जन्म होता है, छोटे शिशु का जन्म होता है, वह शिशु धीरे धीरे बढ़ता है, अपना विकास करता है, बढ़ते बढ़ते विकसित होते हुए युवा अवस्था तक पहुंचता है। यहां तक उसका विकास हो रहा है चरम पर। यहां विकास होना अब रुक जाता है, वृद्धि होनी रुक जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर प्रौढ़ावस्था तक आते आते धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। वृद्धा अवस्था तक व्यक्ति का शरीर पूरी तरह क्षीण हो जाता है और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी पूरा एक साइकिल बना हुआ है, एक चक्र बना हुआ है, जिसके तहत जीवन की उत्पत्ति होती है और जीवन की समाप्ति होती है। उसी तरह ये सिद्धांत भी हमें बताता है कि किस तरह किसी देश के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो घटना प्रारंभ होती है और अंततः पूरी तरह समाप्त हो जाती है। क्या है, देखिए, ये सिद्धांत 5 अवस्थाओं के अंतर्गत चलता है, जिसमें प्रथम अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत जन्म दर
व मृत्यु दर दोनों ही तीव्र होते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें जन्म दर भी अत्यधिक होगी, उच्च होगी, तो मृत्यु दर भी उच्च होगी। जिसमें जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जन्म दर अधिक होने के कारण, जन्म दर व मृत्यु दर अधिक होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या के घटने का, या कह सकते हैं जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है, तीव्र गति से नहीं, मंद गति से बढ़ती है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं अपन 100 का जन्म हुआ, 90 मर गए, रह गए 10, तो गति जो है वो धीमी गति से है। तो प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं और जनसंख्या जो बढ़ती है वो अत्यंत मंद गति से बढ़ती है। बात करें द्वितीय अवस्था की, इसमें जन्म दर भी उच्च होती है एवं मृत्यु दर भी उच्च होती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ये मृत्यु दर गिरती हुई प्रतीत होती है। अर्थात उच्च तो होती है लेकिन फिर भी इसका डाउनफॉल होता है, ये धीरे धीरे गिरती हुई जाती है, अर्थात मृत्यु दर इसमें कम होती जाती है, जिस कारण यहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। तीसरी अवस्था के अंतर्गत जन्म दर अभी भी उच्च होती है, लेकिन यहाँ मृत्यु दर जो हो जाती है वो मध्यम होती है। जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर मध्यम, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं हमने जस्ट इससे ऊपर वाले टॉपिक में देखा था, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो जाता है और मृत्यु दर में कमी आने लगती है। चतुर्थ अवस्था के अंतर्गत जन्म दर मध्यम होती है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी होती है, तो मृत्यु दर यहाँ पर निम्न हो जाती है। परिणामतः अब भी जनसंख्या बढ़ रही है। और लास्ट अवस्था देखिए, पंचम अवस्था, जिसमें जन्म दर भी निम्न होती है तो मृत्यु दर भी निम्न होती है। और ये वो स्थिति होती है जिसमें जनसंख्या के घटने का खतरा बना रहता है, अर्थात जन्म दर, जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कम है, मृत्यु दर भी कम हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आता है जब जनसंख्या घटना प्रारंभ हो जाती है। तो ये 5 अवस्थाएं, इसको एक डायग्राम के रूप में हम समझ सकते हैं। पुनः आप इस तरह देख सकते हैं, ये सीधी रेखा मृत्यु दर की, लहरदार रेखा जन्म दर की। पहली अवस्था में हमने देखा था कि जन्म दर भी उच्च है तो मृत्यु दर भी उच्च है। दूसरी अवस्था में हमने देखा था जन्म दर उच्च, मृत्यु दर भी उच्च, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण गिरती हुई प्रतीत हो रही है। तृतीय अवस्था में हमने देखा था, ये पहली अवस्था हो गई, ये दूसरी। तीसरी अवस्था में हमने देखा था जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर मध्यम। चतुर्थ अवस्था में हमने देखा था जन्म दर मध्यम है और मृत्यु दर निम्न हो गई।
और नंबर 5वीं अवस्था में देखा था जन्म दर भी निम्न तो मृत्यु दर भी निम्न। अर्थात ये सिद्धांत जो है वो जनसंख्या के भावी स्थिति को, भविष्य की स्थिति को दर्शाता है कि एक देश में जनसंख्या किस कदर बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते वो किस कदर समाप्त होने लगती है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम ज्यादा विस्तार से इस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की बात करेंगे, क्योंकि यह सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और एक समय में अगर यह आपने सिद्धांत याद कर लिया तो डेफिनेट है आप 4 नंबर प्राप्त करने के हकदार हो सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है। शेष टॉपिक्स आगामी वीडियो में हम देखेंगे। हमारा ये लेसन लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगले लेसन की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।